हर बार हम एक मुद्दा उठाते हैं, उस मुद्दे पर विस्तृत तरीके से चर्चा करते हैं और वो मुद्दा आप सभी से जुड़ा होता है। आज का हमारा सुबह बोलेगा का मुद्दा है कहीं दिवाली कहीं दिवाला। दीपावली से पहले राज्य सरकार ने तमाम कर्मचारियों, अधिकारियों, काम करने वाले अन्य लोगों, उन सबको बोनस का तोहफा देकर के खुश करने की कोशिश की है। एक तरफ वो वर्ग खुश है जिसको बोनस के तौर पर तमाम तरीके के लाभ मिले हैं, मगर दूसरी तरफ एक खबर ये भी है कि 50 पार कर चुके पुलिसकर्मी जिनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है, उनमें कैसे निराशा का माहौल है, किस तरीके से इस पूरी सेवानिवृत्ति की चीज को देखा जा रहा है, इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। किसी की दिवाली और कहीं पर दिवाला। एक वो कर्मचारी जो खुश है राज्य सरकार के इस आदेश से, उनको तमाम तरीके की बोनस और सुविधाएं प्रदान की गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो कर्मचारी भी जिनके ऊपर गाज गिरी है सेवानिवृत्ति की, कंपल्सरी रिटायरमेंट की, उनका भी क्या पक्ष है, वो किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को। उनके लिए जाहिर सी बात है ये दीपावली बेहद काली होगी। तो यही हमारा सुबह बोलेगा का आज का मुद्दा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दीपावली पर किसानों, व्यापारियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को तोहफा देने का दौर जारी है। विभिन्न सेवाओं में लगे कर्मचारियों को 30 दिन के बोनस का उपहार देने और किसान मंडी शुल्क की दर को घटाने की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी करने के बाद अब मुख्यमंत्री ने प्रांतीय पुलिस सेवा संवर्ग के अधिकारियों को अपर पुलिस अधीक्षक के विभिन्न ग्रेड पे में पदोन्नति प्रदान करने को सहर्ष स्वीकार कर दिया है। योगी सरकार के इस फैसले से प्रांतीय पुलिस सेवा संवर्ग के 52 अधिकारी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री के इस फैसले से प्रोन्नति प्राप्त पुलिस अधिकारियों की दीपावली की जो खुशी है वो दोगुनी होना तय है, जिसकी खुशी दोगुनी होना तय है। लेकिन आइए उस वर्ग के बारे में भी समझ लें कि कैसे दूसरा वर्ग है जो उदास भी है। लेकिन इसी बीच राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें। तो दर्शकों, जहां एक तरफ कर्मचारियों को बोनस का तोहफा मिला है, उन कर्मचारियों में खुशी का माहौल है, तो दूसरी तरफ खबर इटावा से भी है जहां पुलिसकर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है और उनमें निराशा का भी माहौल है। पुलिस में वो पुलिसकर्मी जो कि अपने कार्य में सक्षम नहीं पाए गए, जिनमें किसी भी प्रकार की कमी घटी पाई गई, उनको कंपल्सरी रिटायरमेंट, अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है, जिस वजह से उन कर्मचारियों में निराशा का माहौल है। 5 वो पुलिसकर्मी हैं। तो जहां एक तरफ लखनऊ में मुख्यमंत्री ने दिवाली का तोहफा दिया है, इसके ठीक उलट इटावा में 5 पुलिसकर्मियों को शारीरिक तौर पर कमजोर पाए जाने पर स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अनिवार्य रूप से सेवा मुक्त कर दिया गया है। इटावा में ये पहली कार्रवाई है जिनमें 5 पुलिस जनों को सेवा मुक्त किया गया है। इटावा के एसएसपी आकाश तोमर ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि ड्यूटी में अक्षम पाए गए पुलिसकर्मियों को रिटायर किया गया है। शासन के आदेशानुसार सीओ सिटी राजीव प्रताप सिंह की निगरानी में बनाई गई इस कमेटी ने स्क्रीनिंग पर
5 पुलिसकर्मियों को चिन्हित किया। उन 5 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से सरकारी विभागों में 50 वर्ष की उम्र पूरे कर चुके भ्रष्ट और अक्षम कर्मियों को चिन्हित कर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के तहत ये पहली कार्रवाई है। सूबा बोलेगा में आज की हमारी चर्चा इसी बात पे रहेगी कि किस प्रकार पुलिसकर्मी जो कि अक्षम पाए गए अपने काम में, भ्रष्ट भी पाए गए अपने काम में, और उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई। के ऐसे निर्देश थे कि जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है और वो कार्य करने में अक्षम है, सरकारी कार्य करने में उनको दिक्कत हो रही है, ऐसे कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करा करके उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिए निर्देश थे, जिसके क्रम में एक कमेटी बनाई गई थी जनपद में हमारे, और उसमें उसी की स्क्रीनिंग के आधार पर 5 कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है, जिसमें 2 मुख्य आरक्षी चालक हैं, 2 मुख्य आरक्षी सिविल के हैं। तो सूबा बोलेगा में आज का हमारा चर्चा का विषय कहीं दिवाली कहीं दिवाला। कुछ कर्मचारियों को बोनस का तोहफा तो कहीं पर पुलिसकर्मियों पर गाजगिरी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि 50 की उम्र पार कर चुके जो भ्रष्ट और अपने काम में अक्षम पाए जाने वाले पुलिसकर्मी हैं उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए। अब ये पहला मामला इटावा से सामने आया है जहां 5 पुलिसकर्मियों को अक्षम पाया गया है और उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। चर्चा करेंगे इसी पर। हम हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, आइए उनका परिचय करा देते हैं। अभिषेक सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ से हमारे सीनियर संवाददाता हैं। इसके अलावा इटावा से प्रमोद दीक्षित जी हमारे साथ कुछ देर बाद जुड़ेंगे, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे मामले को। हमारे साथ एक्स-डीजी सुब्रत त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? अभिषेक, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि किस प्रकार ये पूरा मामला रहा। काफ़ी दिनों से इस बात की चर्चा थी, वो पुलिसकर्मी जो अक्षम है अपने काम में, वो पुलिसकर्मी जो भ्रष्ट पाए जाते हैं, वो पुलिसकर्मी जो काम नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी शिकायतें आ रही हैं, उनको निलंबित किया जाए या उनको कंपल्सरी रिटायरमेंट, अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए। अब ये पहला मामला सामने आया है, क्या ये पूरी प्रोसेस रही? 2 साल के करीब इस घटनाक्रम को हो चुका है। पीयूष आनंद यहाँ पर आईजी कार्मिक थे और उनकी तरफ से एक सिफारिश दी जाती है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में उन कर्मचारियों को फोर्स रिटायरमेंट दिया जाएगा जिनके कार्य प्रणाली में ज्यादा त्रुटियां होती हैं, शिथिलता है, भ्रष्टाचार की बात है या इंटरनल कोई ऐसी जांच चल रही है जिनमें उनके ड्यूटी रोस्टर पर, उनके तस्करे पर कुछ बैड एंट्रीज लिखी हुई हैं। लिहाजा उन्हें पुलिस से रिटायर किया जाए और उसको लेकर के एक स्क्रीनिंग कमेटी जिले में बनाई जाती है और उस स्क्रीनिंग कमेटी के जो मेंबरान हैं वो बाकायदा लिख कर देते हैं कि फला फला अधिकारी पुलिस विभाग में काम करने के लिए अक्षम है, लिहाजा उन्हें फोर्स रिटायरमेंट दिया जाता है। और इसके कार्य का, इस स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट का अनुपालन करते हुए डीजीपी मुख्यालय की तरफ से उन्हें फोर्स रिटायरमेंट को लेकर आदेशित किया जाता है और उनका फोर्स रिटायरमेंट होता है। लेकिन मामला सामने अभिषेक, ये पहला मामला सामने आया है जिस तरह से इटावा से इन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। थोड़ा आपसे इन सब चीज़ों का क्राइटेरिया भी जानना चाहेंगे। किस तरह से वो स्क्रीनिंग कमेटी थी, किन किन पैमानों पर वो नापती है इन पुलिसकर्मियों को वो अक्षम हैं, और किस प्रकार उनको रिटायरमेंट इन सब चीज़ों में दिया गया है? कोई पुलिस अधिकारी कर्मचारी फील्ड ड्यूटी पर मौजूद है और उसने लंबे समय तक और डेस्क ड्यूटी की है या ऑफिस ड्यूटी की है और वो फील्ड ड्यूटी पर होता है और उस दौरान उसकी स्क्रीनिंग हो जाती है, लिहाजा अनुभवहीनता कहा जाए या फिर ये कहा जाए कि उसकी फील्ड की नौकरी कम रही होगी, तो उस वक्त अगर उसकी स्क्रीनिंग होगी तो निश्चित तौर पर कुछ कमियां, कुछ बातें निकल कर सामने आएंगी और अगर वो आधार बनेगा तो निश्चित तौर पर बड़ी कतार हो जाएगी उत्तर प्रदेश में फोर्स रिटायरमेंट के नाम जो लिए जाएं अगर अधिकारियों के या कर्मचारियों के, तो इतनी बड़ी कतार हो जाएगी कि आधा पुलिस महकमा कम पड़ जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इसका आधार क्या लिया जाए
हालांकि स्क्रीनिंग कमेटी सारी चीजों को ध्यान में रखकर रिपोर्ट बनाती है कि इससे पहले पोस्टिंग कहाँ रही है, उनके ऊपर किसी तरह का बैड एंट्री तो नहीं है, या उनके कार्य प्रणाली को लेकर जिले में या बाकी अधिकारी या कर्मचारियों में किस तरह का माहौल बना हुआ है, या उनके द्वारा की गई जांचों में किस तरह की त्रुटियां रही या अच्छा काम रहा, इसको इन सारी चीजों को ध्यान में रखती है स्क्रीनिंग कमेटी। बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ दिल्ली से अमर सिंह जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपको रोकना चाहूंगी, हम अमर से बात कर लेते हैं। अमर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मैडम पूछिए। जैसे ये हेलो मैडम, ये है ये कहना जी अमर जी। चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जो है, जो ये यूपी के मुख्यमंत्री जो बने हुए हैं, इनसे ये पूछा जाए कि भाई आपने उत्तर प्रदेश का पूरा जिला जो उठा रखा है, तो पुलिस वालों को उठा रखा है, गरीब आदमियों को भी तो देखो। जितना गरीब आदमी जितना। धन्यवाद अमर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी आवाज़ कम आ रही है। फिलहाल हमारे साथ इस पूरी चर्चा में एक्स डीजी सुब्रत त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं। सुब्रत जी, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? सुब्रत जी, सुब्रत जी, जैसा कि आपने भी इस खबर को सुना हम सब की तरह कि किस तरह 5 पुलिसकर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। कई दिनों से इस बात की चर्चा हो रही थी कि भ्रष्ट पाए जाने वाले, अक्षम पाए जाने वाले जो पुलिसकर्मी हैं उनको अनिवार्य कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया जाएगा। ये पहला मामला सामने आया है। किस तरह से देखते हैं आप इसको? तो स्वयं में सब अच्छी होती हैं, प्रश्न है उनको लागू किस ढंग से किया जा रहा है। आप खुद उठाकर देख लीजिए कि जिन लोगों को आपने बार बार गड़बड़ हालत में, कुख्यात हालत में टीवी पर रिपोर्ट किया है, जिनके तमाम खबरें आई हैं, तमाम जो वायरल हुए हैं, ऐसे लोग प्रायः इनमें नहीं हो पाते हैं। ये वार्षिक मंतव्य के आधार पर साल में एक वार्षिक मंतव्य लिखा जाता है कि किस कर्मचारी का आचरण कैसा है। ये एक दिन का नहीं है, 10 साल का लिया जाता है। 10 साल का जब वार्षिक मंतव्य देखा जाता है तो पिछले 10 सालों में जो सरकारें थी, जो अधिकारी थे या जो आज हैं, इन सबका जो मंतव्य लिखा गया वह किस आधार पर लिखा गया। किसी ने राजनीतिक आधार पर, जातिगत आधार पर, सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर। प्रायः जो कमाऊ पूत होते हैं, जो थाने के कारखास होते हैं, जो कि अपराध जगत में पुलिस विभाग के राजदूत होते हैं, जो कोई काम नहीं करते, सिर्फ अपराधियों की सूचना देने का, उनसे व्यवहार रखने का, उनसे पैसा इकट्ठा करने का। किसी विकास दुबे से तो कभी जो विकास दुबे को पैदा करते हैं, जो माहौल पैदा करते हैं, उनके नाम लाइसेंस पर, जो कोई मुख्तार अंसारी पैदा करते हैं, जो अतीक अहमद पैदा करते हैं। सुब्रत जी, आपको रोकना चाहूंगी थोड़ा सा। हमारे साथ आजमगढ़ से एक दर्शक जुड़ गए हैं। द्विवेदी दी, स्वागत है सूबा बोलेगा में। आपका प्रश्न पूछिए। जी मैडम, नमस्कार। जी नमस्कार। द्विवेदी दी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? नमस्कार द्विवेदी जी, क्या इतना कहना चाहता हूं कि अगर 50 वर्ष के बाद कर्मचारी अक्षम हो जाता है, स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा उसे निष्कासित किया जाता है। जी, आपकी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज पहुंच रही है। मैं कहता हूं कि अगर वह भ्रष्टाचारी है या कोई ऐसा द्विवेदी जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो। जी जी जी।
चलिए फिर से हम फोन कॉल से लेना चाहेंगे। जनता इस बात को जानना चाहती है, जनता इस बात को समझना चाहती है। सुब्रत जी सुब्रत जी पहुंच रहे हैं और वे जी सुब्रत अच्छा उनका रिकॉर्ड रहा है। अच्छी पोस्टिंग जिनको कहते हैं आप, उन पर प्राय वही लोग बैठ पाते हैं जो दुनिया जानती है, जिनके पास ऊंची पहुंच या ऊंचा पैसा होता है। और अच्छी पहुंच वालों का, अच्छी पोस्टिंग वालों का अच्छा रिमार्क रहता है। प्राय ये रिमार्क जो लोग लावारिस कमजोर समझे जाते हैं, जिनको कोई नहीं पूछने वाला होता है, ऐसे अनाथ गरीब लोगों को प्राय इसमें विचार कर जाता है। उसका गुना आप देखिए, 5 छुट्टी से 10 दिन गैर हाजिर थे, तो कोई 5 की 2 दिन लेट हो गया था, कोई कुछ हो गया था। टेक्निकल ग्राउंड पर जो सजा पा गए हैं वे लोग पाए हो जाते हैं। और जो लोग वास्तव में अधिक दुष्ट प्रकृति होते हैं, जो कि विभिन्न बड़ी बड़ी गतिविधियों में संलग्न होते हैं, वे एक से एक बढ़िया बढ़िया कायदे की पोस्टिंग पाते हैं और उनके सर्वोत्तम रिमार्क लिखते हुए मिलते हैं। यह एक एक्चुअल अनुभव है। आप खुद एक पत्रकारिता के स्तर से किसी जिले में एक सर्वे करके लिस्ट बनवा लीजिए कि उस जिले के सबसे गंदे कर्मचारी कौन है, और उनका सालाना रिमार्क अगर मंगा के देखा जाए तो प्राय उसमें से 90% रिमार्क बहुत बढ़िया मिलेगा। जो जितना ही गंदा होगा वह जी तो सुब्रत जी आपके पास में वापस लौटूंगी। सुब्रत जी आपको यहाँ रोकना चाहूंगी फिलहाल। अभिषेक जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभिषेक आपने जब हमारे साथ सुब्रत जी जुड़े थे उनकी पूरी बात भी सुनी, जनता भी इस बात को, काफ़ी सारे सवाल जनता के पास हैं वो भी समझना चाह रही है। जिस तरह से पुलिस की छवि आम जनता के बीच में एक नॉन फ्रेंड की बनी हुई है कि पुलिस के पास जाने का मतलब है तमाम तरीके के नियम कायदे कानूनों को समझना और आपकी एफआईआर जो आपकी दरखास्त है वो नहीं सुनी जाएगी। क्या शासन की तरफ से जो अब ये कदम उठाए जा रहे हैं कंपलसरी रिटायरमेंट के या पुलिस कर्मियों पे सख्ती करने के, ये संदेश एक तरह से सकारात्मक संदेश किस तरफ जाएगा, जनता की तरफ या पुलिस कर्मियों के बीच भी, कि अब उनको सक्षम होना है, उनको भी अपने कार्य को सही तरीके से करना है? जी हाँ ऐश्वर्या, एक बात बिल्कुल साफ है, डीजी साहब भी बता रहे हैं, सुब्रत त्रिपाठी जी, कि बैकबोन नहीं है जिन लोगों के पास, जो पुलिस कर्मियों की बैक नहीं है या उनकी पहुंच नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन इन सारी चीजों के बनिस्बत एक बात बिल्कुल साफ हुई कि एक स्क्रूटनी प्रोसीजर पुलिस विभाग के लिए भी आया है कि जो लोग जिले में इस तरह की चीजें करेंगे अपने पोस्टिंग के दौरान, चाहे वो मुख्यालय में भी हो, अगर अनियमितता करेंगे, अनैतिकता करेंगे, जनता के लिए जो पुलिस बनाई गई उसकी आवाज नहीं सुनेंगे, तो उनके ऊपर भी, ऐसा नहीं है कि एक बार पुलिस में नौकरी लग गई तो वो मनमानी कर लेंगे, उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है। और ये कानून से तो बिल्कुल साफ है, पूरी प्रक्रिया से बिल्कुल साफ है, दंडात्मक है। कुछ लोगों के साथ अन्याय भी हो गया होगा, जैसा कि मैं बताऊं कि अगर किसी व्यक्ति ने डेस्क जॉब ज्यादा किया, डेस्क पोस्टिंग पे रहा और वो अचानक से फील्ड में होता और तब स्क्रीनिंग कमेटी ने उसकी जांच रिपोर्ट की या उसका नाम आया गया फोर्स रिटायरमेंट में और उस दौरान उसका कार्यप्रणाली को देखा जाता है, तो निश्चित तौर पर कुछ शिथिलता, कुछ चीजें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि कोई भी शख्स व्यवहारिकता में अगर देखा जाए तो काम कर रहा है और पुलिस भी उसी में से एक है। अगर काम के दौरान अगर कोई फील्ड पोस्टिंग में उसे अचानक से डेस्क जॉब या डीजीपी मुख्यालय संबद्ध कर दिया जाए और फिर ये बताया जाए कि इनका रवैया बहुत ढीला ढाला है, तो ये भी हो सकता है अन्याय हो अपने हिसाब में। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि पुलिस के लिए भी एक बड़ी लगाम है कि अगर वो मनमानी करते हैं और पूरे जीवन मनमानी करते आए हैं और ऐसा है कि वो रिटायर होकर आराम से चले जाएंगे, तो ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि उनके लिए भी एक नकेल कसने के लिए हथियार आ गया है कि अगर वो भ्रष्टाचार करते हैं, लंबे समय तक करते आ रहे हैं, तो ऐसी एक कमेटी हर जिले में बनेगी जो उनका नाम डाल सकती है फोर्स रिटायरमेंट के लिए और वो पुलिस की सेवा से बाहर हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि कई लोग साथ अन्याय की बात निकलकर सामने आएगी, पुलिस कर्मचारी या कर्मी ये कहते हुए नजर आ सकते हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, पेशबंदी में उनका नाम डाला गया, अधिकारियों ने किसी को पेशबंदी के तहत इस पूरे मामले में उनका नामित किया गया, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट आखिरकार डीजीपी मुख्यालय ही पहुंचेगी
जहां पर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई आंख बंद करके इस पूरी प्रक्रिया को या प्रणाली को चलाएगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला है और इसकी शुरुआत भी वहां से हुई है। तो निश्चित तौर पर यह देखना होगा कि क्या बाकी जिलों में भी इस तरह की स्क्रीनिंग कमेटियां नाम देती हैं, वाकई जिले के कप्तान जिम्मा उठाते हैं कि हाँ भाई हमारे जिले में जो लोग शिथिल है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल वक्त के साथ नियम और कानूनों को बदलना चाहिए, शायद उसी में ये पहल एक उदाहरण, एक प्रयोग के तौर पर की जा रही है। ऐसे में सुब्रत जी आपके पास में एक बार फिर से आऊंगी। वो पुलिसकर्मी जो भ्रष्ट पाए गए हैं या अक्षम पाए गए हैं उनको इस तरह का फोर्स रिटायरमेंट दिया जाएगा, लेकिन दो अलग अलग बातें हमें यहाँ भी नजर आती हैं। अगर आप पुलिसकर्मियों से बात करिए तो वो भी अपने महकमे में काफी सारी परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। जैसे जूनियर्स वो सीनियर्स के खिलाफ अगर कोई शिकायत करना चाहते हैं या कोई जूनियर लेवल का ऑफिसर अपने किसी सीनियर से त्रस्त है वो उनकी शिकायत करना चाहता है। इसी बीच दर्शकों हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। राम, राम स्वागत है आपका सुबह बोलेगा में, सवाल कीजिएगा। हेलो हेलो राम अपनी राय रखिए। हेलो हाँ जी राम, आपका मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सर, आखिर हर कर्मी, इस तरह देखा जाए तो हर कर्मी परेशान रहेगा आखिर। हेलो जी हाँ आ रही है। हाँ जी हाँ सुन रहे हैं। तो दर्शकों इसी बीच अपनी चर्चा को हम जारी रखेंगे। सुबह बोलेगा में दर्शक जो हम फोन कॉल करके अपनी राय रखते हैं उनको भी हम सुनेंगे और इस पूरे मामले को समझने की और कोशिश करेंगे। फिलहाल सुबह बोलेगा में छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घंटों रियाज करना पड़ता है एक ब्लॉकबस्टर गाना बनाने के लिए, लेकिन डेंगू जैसी बीमारी को हराने के लिए हमें बस 10 मिनट निकालने हैं। एक सिंपल सा काम करना है। दिल्ली सरकार द्वारा डेंगू के खिलाफ चलाए जा रहे कैंपेन को फॉलो करें। हर संडे सुबह 10 बजे 10 मिनट का टाइम निकालकर अपने घर और आसपास में चेकिंग करें कि कहीं साफ पानी जमा तो नहीं, और अगर है तो उसे उड़ेल दें, बदल दें या उसमें पेट्रोल या तेल डाल दें। वैसे 10 मिनट में मेरे 2 गाने सुनते हुए भी आप ये काम कर सकते हैं। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार, डेंगू पर वार। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों।
जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह बोलेगा में ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कहीं दिवाली कहीं दिवाला, सुबह बोलेगा में इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं हम कि एक तरफ तो राज्य कर्मचारियों को बोनस का तोहफा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, विभिन्न डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले 50 पार कर चुके उस उम्र के पुलिसकर्मी जो कि भ्रष्ट हैं या फिर अपने कार्य में अक्षम पाए जाते हैं, उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। ये पहला मामला इटावा से आया है, इसी पर हम लगातार सुबह बोलेगा में चर्चा कर रहे हैं और इटावा से हमारे संवाददाता प्रमोद तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, पहला मामला ये इटावा से सामने आया है जहां 5 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है इस बात की कि वो कार्य में अक्षम पाए गए या फिर भ्रष्ट पाए गए। स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा उनको कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया गया। क्या ये पूरा मामला रहा? प्रकाश तोमर ने जो कार्रवाई की है 5 पुलिस कर्मियों पर, जिसके चलते उनका आरोप सिर्फ इतना ही है कि जो कि 3 दिन की छुट्टी अवकाश लेकर जाते हैं और वो 1 हफ्ते तक नहीं आते। ऐसे कुछ 3 कर्मचारी हैं जो कि उसमें कार में लापरवाही होने की वजह से उनको इटावा के एसएसपी महोदय के द्वारा सेवा मुक्त किया गया है। वहीं 2 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो कि उम्र के हिसाब से वो कार में लापरवाही बरती जाएगी, जो कि इटावा एसएसपी ने उनको भी 2 ऐसे 5 पुलिसकर्मियों को इटावा से सेवानिवृत्त किया गया है। जी प्रमोद जी, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, बलराम जी। बलराम जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो अपनी राय रखिए। जी हाँ मैम, पहुंच रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि जो कार्रवाई हो रही है कर्मचारियों पर, क्या इसी के अंतर्गत उच्च अधिकारी भी आते हैं क्या उस दायरे में, कि वो भी 50 साल की एज पार करने बाद वो भी अगर किसी प्रकार से ये इसी श्रेणी में आते हैं तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई ऐसी हो सकती है? धन्यवाद, अच्छी राय रखी है आपने अपनी बलराम जी। इस सवाल को लेकर के मैं सुब्रत जी आपके पास आऊंगी। सुब्रत जी, हमारे दर्शक उन्होंने अपनी राय रखी, ये बात जानना चाह रहे हैं और सही भी है।
पुलिस विभाग में आखिर जो गाज है भ्रष्ट होने की या अक्षम होने की, वो जूनियर लेवल के कर्मचारियों पर ही क्यों गिरे, या क्या केवल उन्हीं के लिए है? क्या जो सीनियर लेवल पे लोग बैठे हुए हैं उनकी भी स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा जांच की जाएगी, उनकी भी रिपोर्ट भेजी जाएगी? क्या उन पर भी इस तरह की गाज गिर सकती है? देखिए, ऐसा है कि चपरासी से लेके आईपीएस तक हर विभाग में यह नियम है और प्रैक्टिकली लागू है। खाली उसको इस बार प्रचारित कर दिया गया है अज्ञात कारणों से, वरना ये जब से हम 40 साल से देख रहे हैं, हर साल लोग अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होते हैं। यह कोई नई प्रक्रिया नहीं है, केवल ये एक प्रचार तंत्र है जिनका कि हर विभाग में होते हैं, न केवल पुलिस में बल्कि हर विभाग में। यह एक बहुत पुराना कानून है, न कोई कानून बना है और न कुछ हुआ है, केवल एक पुलिस में एक खाली प्रचार तंत्र के लिए इसे फैला दिया गया है। यह हर विभाग में हर साल स्क्रीनिंग कमेटी बनती है। उस स्क्रीनिंग कमेटी में 10 साल के सालाना मंतव्य, हर साल एक वार्षिक मंतव्य लिखा जाता है कि इस वर्ष इस व्यक्ति का कार्यकाल कैसा रहा, बहुत अच्छा रहा, औसत रहा, खराब रहा, औसत के नीचे रहा, क्या रहा, लिखा जाता है। और उसके आधार पर 10 साल के रिमार्क को देख करके फैसला लिया जाता है। लेकिन ये रिमार्क सदैव ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाते। प्रायः आप देखिए कि जिन पुलिस कर्मचारियों की आप लोग प्रायः चर्चा करते रहते हैं, साल भर जिनके बुरे कारनामों की आपने चर्चा किया होगा, उनमें से 90% के रिमार्क आप मंगा के देख लीजिए तो बहुत ऊंची क्वालिटी के पैसे और सिफारिश के बल पर लिखे हुए मिलेंगे। प्रायः खराब रिमार्क वो लोग पाते हैं जो कि कमाऊ पूत नहीं होते हैं, जो कि दलाली नहीं करते, जो अपने काम से काम रखते हैं और अपने अधिकारियों को अनस्क्रूपुलस बीच के लोगों को खुश नहीं कर पाते, और वे लोग प्रायः खराब जगह पा जाते हैं और उनको रिमार्क औसत के नीचे मिलते हैं। हर थाने में 4-5 कारखास सिपाही ऐसे हैं जो सुबह से शाम तक कुछ काम नहीं करते हैं, केवल पैसे को इकट्ठा करते हैं, केवल माफियाओं और गुंडों के संपर्क में रहते हैं, और उनके रिमार्क आज तक आपने कभी खराब नहीं देखेंगे। कोई भी सरकार आवे जाए उनको सबसे बढ़िया रिमार्क मिलते हैं, क्योंकि सारी कमाई का जो भी बंटवारा होता है उसके स्रोत वही सिपाही होते हैं, वही रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। तो ऐसी हालत में जो सबसे अनडिजायरेबल आदमी है उनको रिमार्क खराब नहीं होते हैं। ठीक है, सुब्रत जी आपको रोकना चाहेंगे। इसी बीच मेरठ से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका सुबह बोलेगा में, अपनी राय रखिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था। हाँ जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि कंपल्सरी रिटायरमेंट उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाता है जो अपने बॉस की चापलूसी नहीं करते। क्या वो कितना भी काम कर लें, यदि बॉस खुश नहीं है तो उसे कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया जाएगा और उसकी ईमानदारी और कार्य को नहीं देखेगा वो। कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं वो जबरदस्ती एडवर्स एंट्री कर देते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता, और बाद में आगे वो कंपल्सरी रिटायरमेंट की लाइन में लग जाते हैं। मैं अपना 50 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने बहुत काम किया और मुझे आज तक। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपनी राय रखी, ये राय सही है, और आपकी इसी राय पर हम सुब्रत जी आपसे ये प्रश्न पूछना चाहेंगे। हालांकि ये प्रश्न मैंने पहले भी पूछा था ब्रेक से। सुब्रत जी, हमेशा इस बात की भी समस्या रही है कि जो पुलिस विभाग में काम करने वाले कर्मचारी हैं, अगर आप उनकी भी बातों को सुनेंगे, उनकी भी परेशानियों, उनकी भी समस्याओं को जानेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा शिकायतें इस बात की भी मिलती हैं कि एक जूनियर लेवल पे काम करने वाला जो पुलिसकर्मी है वो अपने सीनियर लेवल के अधिकारियों से काफ़ी ज़्यादा त्रस्त है, या तो वो ओवरबर्डन्ड है,
अगर किसी प्रकार का जवाब देता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में वो पुलिसकर्मी भी कहीं ना कहीं अपनी जो नौकरी है, अपनी जो अन्य समस्याएं हैं, उन सब को लेकर के परेशान रहते हैं, लेकिन वो अपनी बात नहीं कह पाते। ये कंपल्सरी रिटायरमेंट क्या ऐसे लोगों की के ऊपर गाज गिराने से पहले क्या उनकी काउंसलिंग करता है, क्या उनकी बात को जानता है, क्या उनके पक्ष को भी समझा जाता है? कानून के अनुसार कंपल्सरी रिटायरमेंट इसे कहते हैं, अनिवार्य सेवानिवृत्ति। कानून के अनुसार ये टेक्निकली दंड नहीं माना जाता, बल्कि यह मूल्यांकन माना जाता है। और जैसे कि गैर परमानेंट आदमी को बिना कोई कारण बताए सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, वैसे ही जो आदमी 50 साल से ऊपर हो गया उसको बिना कोई कारण बताए, बिना उसका पक्ष सुने, बिना उससे कोई जवाब सवाल किए, बिना उसे कोई कारण बताओ नोटिस दिए, बिना कोई सुनवाई किए उसे एक तरफा नौकरी से निकाल दिया जाता है, कह करके कि आपकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। यह आरोप भी नहीं लगाया जाता कि आप एक गंभीर आदमी, जिसमें बिना कोई आरोप लगाए आदमी निकाला जाता है। केवल गोपनीय आख्याओं के आधार पर उसका मूल्यांकन कैसा किया गया, लोगों की निगाह में कैसा था, कैसी पोस्टिंग मिली, कैसा खराब जगह रहा, इसको अच्छा मूल्यांकन नहीं दिया गया, अच्छी ग्रेडिंग नहीं दी गई। और यह ग्रेडिंग प्राय जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से कमजोर सिपाही होते हैं वे इसके शिकार बन जाते हैं और उनको कोई कारण बताने का मौका भी नहीं मिलता है। अब आप मुझे बताइए। ठीक है सुब्रत जी, इसी बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, उनकी राय जानते हैं, फिर आपके पास आएंगे उनके प्रश्न को लेकर के। स्वागत आपका सुबह बोलेगा में, प्रश्न कीजिए, अपनी राय रखिए। जी सूरज जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। मैं पूर्व डीजीपी साहब को अभी सुन रहा था। पूर्व डीजीपी साहब से मेरा सिर्फ एक सवाल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2013 में एक सूची जारी करने की बात कही थी, जिसमें उन्होंने देश के सभी पुलिस कर्मियों का एक राष्ट्रीय डेटा करने की बात की थी। उसमें 5000 पुलिस कर्मी ऐसे थे उत्तर प्रदेश के जिनका कोई नाम ही नहीं आया था। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ज्यादातर जो जूनियर ऑफिसर्स थे वो या तो सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स के यहाँ एज अ वेटर काम करते थे, या उनकी पत्नियों के या उनके परिवारों के पर्सनल काम में जुड़े थे। तो मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि अगर हम सिर्फ छोटे कर्मियों के ही, पुलिस कर्मियों के ही अनफिट होने का राज अगर हमेशा जानने के लिए इच्छुक है, तो सीनियर पुलिस कर्मियों की जो लापरवाहियां जो इस कदर सामने आ रही है उसका क्या? एक तो पहले ही उत्तर प्रदेश में 1,83,000 एसआई पदों की भर्तियां अभी तक नहीं हुई है। दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है पूर्व डीजीपी साहब से कि आखिर ये मनमानी जो चल रही है सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स की अपने घरों में पर्सनल गार्ड या फिर पर्सनल केयर टेकर्स जो कांस्टेबल को अडॉप्ट कर लेते हैं, इसका इलाज क्या है? इससे हम छुटकारा कैसे पाएंगे? मैं लास्ट में सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि क्या ये पॉसिबल है सुब्रत त्रिपाठी साहब कि उत्तर प्रदेश के सभी रिक्त पदों पे एक बार फिर से एग्जाम करवा के हम पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ कर सके? धन्यवाद जी। धन्यवाद सुब्रत जी, अच्छा सवाल था। हालांकि मैं सवाल को पूरी तरीके से नहीं समझ पाई, लेकिन इस सवाल का जो एक तरह से होल सोल था वो ये समझा कि पुलिस डिपार्टमेंट इस तरह की कार्रवाई अगर की जाती हैं, एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, पुलिस कर्मियों में एक डिसिप्लिन की भावना भी लाती हैं, कहीं ना कहीं डर को भी जगाती हैं कि हमें अपनी जो नौकरी है उसको सही तरीके से करना है, परेशानियां नहीं पैदा करनी है। लेकिन इससे पुलिस महकमा कितना सुधर पाया, इससे पुलिस महकमे में कितने चेंजेस आए, इस बात को भी समझना जरूरी है। देखिए, सुधार तो तब आना है जबकि वास्तव में उस दिशा में यह उठाया हुआ कदम हो। जब सही तथ्यों के आधार पर एक्शन लिया तो सुधार होता है। मैं पूछ रहा हूँ, पिछले 10 वर्षों में जो सरकारें थी, जिस तरह के लोग पोस्टेड हुए, किसकी औकात थी कि किसी स्थान विशेष या जाति विशेष के अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ लिख देता सालाना मंतव्य में यह एक बुरा और गंदा अधिकारी है। आज भी क्या निष्पक्ष मूल्यांकन हो पाता है? आपकी क्या समझ है
कि अगर पिछले सरकारों में क्या पैसे से या वर्तमान सरकार के भी काफी हिस्से में क्या यह बात सुनने में आ रही नहीं आ रही है कि गलत ढंग के लोग पोस्ट हो जा रहे हैं जिनके रिमार्क खराब हैं। अभी हाल तक आपने खुद पढ़ा है कि जिन लोगों ने जहां जहां माफिया पकड़े गए हैं, जहां जहां मकान गिर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं कि जिन लोगों के कार्यकाल में मकान बने उनके कैरियर कब गिरेंगे? जिन लोगों के कार्यकाल में मकान बने हैं, जिन लोगों के कार्यकाल में खराब लाइसेंस बने, गंदे लोगों के लाइसेंस बने, गंदे लोगों के लाइसेंस बनने के बाद बने रह गए, कैंसिल नहीं हुए जी। आज तक। आखिर इस गवर्नमेंट के अधिकारियों में भी तो जो इस गवर्नमेंट के टाइम में भी कई साल से है, आखिर ये सारे लाइसेंसी अधिकार घोषित माफियाओं के जिनके मकान सरकार गिरा रही है, इनके पास लाइसेंसी हथियार थे जिन डीएम और एसपी ने बनाए और जिन डीएम और एसपी कैंसिल नहीं किए, और उनके जो अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी थे, आखिर इनके कैरियर को न गिरा करके, इनके कैरियर की बिल्डिंग को न गिरा करके जिन नगर पालिका के अधिकारियों को, जिन अन्य विभाग के अधिकारियों के टाइम में ये जमीनें इन्होंने नाजायज कब्जा की, उनका कैरियर कब गिरेगा? बिल्डिंग तो गिर गई इससे माफिया की। बिल्कुल, ये भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर व्याप्त है। इस भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं उनको काटना जरूरी है, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करना जरूरी है। हमारे साथ इटावा से हमारे रिपोर्टर प्रमोद दीक्षित जी भी जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, इटावा में इस प्रकार की कार्रवाई हुई है, 5 पुलिसकर्मी जिनको अनिवार्य रिटायरमेंट, अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है, उन पुलिसकर्मियों का भी अपना पक्ष होगा, वो भी अपनी बात को रख रहे होंगे, उनका क्या पक्ष है? जानकारी दिलाऊं, जिस तरीके से 5 पुलिसकर्मी को सेवा दर्शकों, इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं ओमकार नाथ भदोई से। ओमकार जी, स्वागत आपका सुबह बोलेगा में, अपनी राय रखिए। देखिए, सबसे पहले तो हम सबको प्रणाम करना चाहेंगे। हमने देखा अभी स्क्रीन पे एक पूर्व डीजीपी साहब थे। मेरा पूर्व डीजीपी साहब से एक सवाल ये है कि अभी रिसेंटली एक सर्वे किया गया जिसमें ये पाया गया कि उत्तर प्रदेश के एक थाने को महीने में 150 लीटर डीजल दिया जाता है सरकारी फंड से। जो स्टेशनरी का पैसा होता है वो भी इतना कम होता है कि नॉर्मल पुलिसकर्मी जो है वो परेशान हो जाता है और वो करप्शन के लिए मजबूर हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे पुलिस वाले करप्ट होते हैं। तो पुलिस को दी जाने वाली, अपने काम को चलाने के लिए पुलिस को दी जाने वाली जो बजट है वो इतनी कम है, इसको लेके कोई भी पुलिसकर्मी कभी भी प्रोटेस्ट क्यों नहीं करता, या फिर कोई भी वेटरन पुलिसकर्मी कभी ये प्रोटेस्ट क्यों नहीं करता, ताकि जनता के दिल में पुलिस के लिए प्यार जागे और वो सपोर्ट करे। जैसे एक फौजी की रिस्पेक्ट होती है वैसे एक नॉर्मल पुलिस वाले की रिस्पेक्ट हो। धन्यवाद जी। बिल्कुल, धन्यवाद इस प्रश्न के लिए आपका। अच्छा प्रश्न है। सुब्रत जी, मैं चाहूँगी, वक्त बहुत कम है, आप इसका जवाब जल्दी से हमें दें। शासन की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से जो लूप होल्स, जो परेशानियां, जो समस्याएं होती हैं, वो भी जो पुलिसकर्मी हैं उससे भी जूझते हैं, तो आखिर उन कमियों का खामियाजा पुलिसकर्मी भी कंपल्सरी रिटायरमेंट के रूप में क्यों भुगते? कहीं ना कहीं शासन को अपनी जो समस्याएं हैं, अपनी जो गलतियां हैं, उनको भी सुधारना चाहिए। उनकी बात को सुनता ही कौन है जो सुधार है? टेक्निकली जो बने हुए हैं जी, इस सम्मेलन वगैरह होते हैं, उनमें जो अपनी बात रखते हैं उसके इमीडिएट अफसर को कर्व कर देते हैं, उसको परेशान करते हैं, और किस तरह से पुलिस कर्मचारियों को परेशान किया जाता है। अभी बराबर घटनाएं वायरल हुई हैं कि किस तरह से महिला कर्मियों को। सुब्रत जी, रोकना चाहूंगी जी, सुब्रत जी रोकना चाहूंगी। लखनऊ से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। स्वागत आपका सुबह बोलेगा में, राय रखिए अपनी। जी हाँ मैम, मेरा कहना ये है कि 50 साल से ऊपर वालों को गवर्नमेंट जैसे निकाल दे रही है, अनिवार्य रूप से सेवा मुक्त कर दे रहे हैं कि अक्षम है वो काम करने में या अनफिट है, तो क्या मैम को नियम ये लोग नेताओं का लागू क्यों नहीं करता? वो भी अक्षम और अनफिट रहते हैं। 50 साल से ऊपर वालों के लिए उनके लिए कोई कानून बनाया जाए कि केवल सब कानून जनता के लिए ही है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, एक तो जॉब मिल नहीं रहे हैं, दूसरा आप लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है?
क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभिषेक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभिषेक, दर्शक ये सवाल भी करते हैं कि आखिर पुलिस के लिए और बाकी सब के लिए एक समय सीमा तय कर दी जाती है, लेकिन जो नेता वर्ग होते हैं, जो राजनीति में काम करते हैं, उनके लिए समय सीमा तय नहीं होती है। समाज में अलग अलग तरीके के मानक बनाए गए हैं अच्छा और बुरा सिद्ध करने के लिए। इसका खामियाजा जनता और ये पुलिसकर्मी, इन सबको भी उठाना पड़ता है। ये भी एक असमंजस की स्थिति है। बात निकल सामने कई बार आती है सामाजिक ढांचे में कि पुलिस पे जिम्मेवारी है ज्यादा, और यही वजह है कि जो काम करता है उस पर आरोप लगता है, और आरोप भी उसी पर लगता है जो ज्यादा काम करता है। तो निश्चित तौर पर ये बात साफ है कि सामाजिक ढांचा इस तरह का है। नेता की बात की जाए, खासतौर पर राजनीति में कोई ऐसा क्राइटेरिया, कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि आप के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज होता है, चाहे पेशबंदी में, चाहे जैसे भी, चुनाव नहीं लड़ सकते। हालांकि हाँ, ये जरूर है कि अब ये कानून बाकायदा आया है कि आपके ऊपर आरोप सिद्ध होता है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और ये साफ बात है कि पुलिस की तरफ से भी रिफॉर्मेशंस हो रहे हैं, कानून बदले जा रहे हैं, और जल्द ही इस तरह के जो कानून जो पहले से बनाए गए थे वो लागू होते हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ट्रांसपेरेंसी जरूर बरती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। सुब्रत जी, आपके पास में आऊंगी। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, राणा जी, राजेंद्र राणा जी, झारखंड से। राजेंद्र जी, स्वागत सुबह बोलेगा में, अपनी राय रखिए। नमस्कार। सबसे बड़ा बात है मैम कि देश की आजादी हुए 70 साल हो गई, लेकिन 70 साल में राजनीतिक भ्रष्ट राजनीतिज्ञों ने तो देश को भ्रष्टाचार के दलदल में डाल दिया है। उनके लिए कोई सेवा नहीं है। ये कर्मचारियों के लिए सेवा निवृत्ति का निर्धारित किया गया है। जो सारा राजनीतिक दल भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हुआ है, समाज को जाति और हर तरह से लड़ा रहा है, दंगा करवा रहा है, वो राजनीतियों के लिए कोई टाइम नहीं है। उनको पहले सेवा निवृत्त किया जाए, उसके बाद कर्मचारियों को किया जाए। पुलिस कर्मचारी आज नहीं होता तो देश ही कंगाल हो जाता। ये राजनीतियों को पहले रिटायरमेंट का नियम बनाया जाए। जी, धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए आपका। सुब्रत जी, जिस तरह पुलिसकर्मियों के ऊपर अब गाज गिरी है, इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि वो पुलिसकर्मी भी तमाम तरीके की समस्याओं से जूझते होंगे, परेशानियों से जूझते होंगे, लेकिन हाँ, हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ ऐसे ब्लैक शीप्स ज़रूर होते हैं जिनको बाहर करके डिपार्टमेंट को आप स्वच्छ बना सकते हैं, डिपार्टमेंट में एक हेल्दी एनवायरनमेंट पैदा कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की जो प्रयोग हैं, इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो कितने ज़रूरी भी हैं और उनके कितने ज़्यादा नुकसान भी हैं, ये भी समझना चाहेंगे आपसे। कि इनका ऑब्जेक्टिव मूल्यांकन अगर संभव हो तो ठीक है, लेकिन यह ऑब्जेक्टिव नौकर के सब्जेक्टिव रहता है। जहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग करने वाले अच्छे लोग हैं, जहां मूल्यांकन करने वाले कुछ लोग अच्छे हैं, वहां तो सही मूल्यांकन हुआ है। लेकिन आप स्वयं सहमत हैं कि होंगे कि आज की डेट में जो मूल्यांकन पिछले 10 वर्षों से हो रहा है और कुछ जगहों पर आज भी हो रहा है, वे मूल्यांकन सदैव फेयर नहीं रहा है। जिन लोगों ने बकायदे विकास दुबे जैसे लोगों के पैर छुए हैं, वे थाना हैं, और जो लोग पैर नहीं छुए हैं। रोकना चाहूंगी जी, सुब्रत जी, रोकना चाहूंगी। इसी बीच अमरोहा से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, धर्मेंद्र। धर्मेंद्र, स्वागत आपका सुबह बोलेगा में, राय रखिएगा अपनी। आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आपके इस चैनल पे समय बैठ चल रही है पुलिस कर्मियों पे। चलिए हम फिर से
अपने जो दर्शक हैं उनके लिए हमारे फ़ोन नंबर्स लगातार खुले हुए हैं, वो उन फ़ोन नंबर्स पे कॉल करके अपनी राय ज़रूर रख सकते हैं। फिलहाल हम बातचीत कर रहे हैं उन पुलिसकर्मियों के बारे में जो कि आपकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट में शासन की तरफ से जो कार्रवाइयाँ होती हैं उन पर भी चर्चा करना ज़रूरी होती है। हम सुब्रत त्रिपाठी जी के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कार्रवाई किस प्रकार हुई है, कितना ज़रूरी है इन कार्रवाइयों को करना और ऐसी कार्रवाई से किस प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत होंगे। सुब्रत जी, दिवाली आने वाली है, ऐसे कर्मचारी जिनकी छटनी की है उनके लिए जाहिर सी बात है दिवाली एक तरह से काली दिवाली होगी, लेकिन जो शासन का काम था वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे में अगर कर्मचारियों को कंपलसरी रिटायरमेंट दिया जाता है तो दूसरे कर्मचारी हैं वो अपने काम को सही तरीके से करते हैं, लेकिन एक बात ये भी ध्यान में रखने वाली है काफ़ी ज़्यादा कि जो स्क्रीनिंग कमेटी है जिसके तमाम मेंबर्स हैं जो ऐसे लोगों की रिपोर्ट बनाते हैं वो भी अपने आप में कितने साफ होते हैं, वो भी कितनी निष्पक्ष रिपोर्ट बनाते हैं, उस चीज़ पर भी नज़र रखी जानी चाहिए। देखिए, जो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स है जी, उनकी इसमें कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है और न ही ये रिपोर्ट बनाते हैं। पिछले 10 साल में जिनके अंडर में वे सिपाही काम किए हैं उनकी रिपोर्ट के आधार पर वे एक ऑलमोस्ट मैकेनिकल ढंग से वे मूल्यांकन करते हैं। वे सिपाही वास्तव में कैसे हैं इसके बारे में न तो वे पता करते हैं और न उन्हें जानने का कोई अवसर होता है, बल्कि उनके सालाना रिमार्क में जो कुछ ऑटोमेटिक ढंग से लिख दिया गया है उसी के आधार पर वे अपने निष्कर्ष एक कंप्यूटर के मशीन की तरह से निकालते हैं, न कि अपना कोई स्वयं मूल्यांकन करके। इसलिए स्क्रीनिंग कमेटी में आज कितना आदमी अच्छा रखा गया, कितना बुरा रखा गया, ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं हो पाता है। इसमें जब 10 साल में जिन अधिकारियों के अंडर में उन्होंने काम किया, इटावा में जैसे लीजिए, अब मैं पूछ रहा हूं कि एक विशेष डिजाइन के आदमियों को इटावा में क्या गंदा आदमी लिखने की हिम्मत किसी की अखिलेश जी की सरकार में थी? मैं एक विशेष डिजाइन के आदमियों को किसी की गंदा लिखने की हिम्मत क्या मायावती जी की सरकार में थी? आज भी जो लोग चाहते हैं, जो लोग किसी माफिया के पैर छू रहे हैं, वे लोग बढ़िया से बढ़िया पोस्टिंग में, अभी आपने खुद देखा कि सस्पेंड हुए हैं, बने हुए थे, अभी हाल तक बने हुए थे। तो ऐसे लोगों के रिमार्क तो अच्छे ही माने जाएंगे ना कि बहुत अच्छे लोग थे, तभी तो थाने चार्ज में रहे। तो ऐसे लोगों को जो वाकई में गंदे थे, जो वाकई बर्खास्त होने लायक थे, जो माफियाओं के पैर छूते थे, ऐसे लोगों को जिनको की बर्खास्त होना चाहिए, ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता जरूर दिखाना चाहिए। भ्रष्टाचार हर स्तर पर समाप्त होना चाहिए, चाहे वो छोटा स्तर हो या बड़ा स्तर हो। बहुत बहुत धन्यवाद सुब्रत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए सुबह बोलेगा में। आपका भी अभिषेक धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे इटावा से रिपोर्टर प्रमोद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रमोद जी आपका भी धन्यवाद। सुबह बोलेगा में लगातार हमारी कोशिश होती है ऐसे मुद्दों को उठाने की जो आपसे जुड़े हुए हों, जो हमारे आसपास की चीज़ों से जुड़े हुए हों और जो हमें असर करें। फिलहाल आज के सुबह बोलेगा में अपने कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं। इजाजत दीजिए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तत्परता से